अच्छी मेरी उम्मीद है। जी। दिनेश कुमार जी, जो बात अरुण जी ने कही, राकेश जी ने की, सर्वथा उचित है और ये सरकार किसी को स्पेयर नहीं करती। जो कंप्लेनेंट है सत्यपाल, उनके घर पे और बाकी जगह पे रेड करती है। वो हिरणदानी जिसको ट्रैप करवाया गया महुआ मोइत्रा के लिए, आज उसके ऑफिस के ऊपर रेड हो रही है, मैं आपको बताऊं कई जगह पे आज हिंदुस्तान में। यानी कि वो दर्शन हिरणदानी शायद समझ रहे होंगे कि मैं मोदी सरकार का साथ देख के बच जाऊंगा, आज वो भी ट्रैप में हैं और वो भी नहीं बचेंगे। तो कहते हैं ना, जब आप पाप कर्म में आते हो और दूसरे का नाम डुबोना चाहते हो, तो वो शख्स आपको भी नहीं छोड़ेगा। ये मोदी सरकार ने प्रूव कर दिया है कि अल्टीमेटली आपको मैं कहीं भी स्पेयर करने वाला नहीं हूं, ना लेफ्ट में ना राइट में। और सत्यपाल मलिक, तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी, तुम इतने इंटरव्यू दे रहे हो और बातें कर रहे हो सारी की सारी। आज उनको भी सबक सिखा दिया। और पंजाब में मैं सीधी बात कहूं तो आज गुजरात पंजाब को एक लेसन सिखाना चाहता है। गुजरात का एक अंग गुजरात का एक अंग पंजाब को उसकी औकात दिखाना चाहता है कि ये तुम्हारी औकात है, तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो, मैं तुम्हें मसल के फेंक सकता हूं। ये उनका कहना है। शायद इतिहास पढ़ लेते तो थोड़ा समझ आता कि इन लोगों ने ना मुगलों के सामने घुटने टेके, ना अंग्रेजों के सामने घुटने टेके। सर कटा दिए साहब, घुटने नहीं टेके। चाहे लाला लाजपत राय थे या भगत सिंह थे, गुरु तेग बहादुर थे और ना जाने कितने और शहीद थे, झुके नहीं है। आज ये गुजराती उस हिस्ट्री को पढ़ लेते तो आज पंजाब को कन्फ्रंट नहीं करते थे, क्योंकि पंजाब और बंगाल दो ऐसे राज्य हैं जो विद्रोही राज्य हैं। ये विद्रोह करते हैं, किसी के आगे झुकते नहीं। सर 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 किसका चल रहा है? कोई टीवी चल रहा है? क्या चल रहा है? बंद कर लीजिए प्लीज। दिनेश कुमार जी। सर, हालात इस वक्त जो आप देख रहे हैं देश के, वो किसी भी हालत में लोकतांत्रिक नहीं रह गए। अरुण जी ने कहा, राकेश जी ने कहा, कुल मिलाकर परिस्थितियां जो थी वो बिल्कुल अलग और अलग तरह से होती चली गई। हालात ये हैं, आप देख रहे हैं कि इस वक्त बौखलाहट किस बात की है। सत्ता पक्ष में जो बौखलाहट है, वो सबसे ज्यादा बौखलाहट तो सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर से है जिसने बैंक को ये कह दिया है कि आप जो इलेक्टोरल बॉन्ड हैं उनकी फहरिस्त जारी करें। किसने लिए, किसको दिए, ये जरा सार्वजनिक किया जाए, क्योंकि इस तरह का किसी भी तरह का अननोन ट्रांजैक्शन जो है दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अगर हम दूसरी भाषा में कहें अनकॉन्स्टिट्यूशनल से ज्यादा, वो एक शरेआम फ्रॉड, शरेआम काले धन का लेन देन का एक जायज तरीका क्रिएट करने की कोशिश की गई। और हालात ये हो गए कि आज कोई वो पूछने वाला नहीं था। अभी तक तो आप पीएम केयर फंड की बात कर लें, वहां परिस्थितियां क्या है उसको कोई पूछ नहीं सकता है। तो आपकी फंडिंग कहां से हो रही है और आप उस फंड को कहां यूज कर रहे हैं, उसकी जानकारी तक आप सार्वजनिक हैं, तो आप स्पष्ट मानिए कि ये आप लोकतांत्रिक प्रणाली के खिलाफ ही काम कर रहे हैं। ये एक या तो तानाशाही है या रजवाड़ाशाही है। ये किस तरफ को हमारा देश जा रहा है, ये एक सोचने का विषय है। उससे भी ज्यादा आप देखिएगा कि हम इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, आगे 100 दिन मोदी जी ने कह दिया है कि अगले 100 दिन जो हैं वो जी जान से हर पोलिंग बूथ तक जाने के लिए हैं और पार्टी को मजबूत करने के लिए हैं। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि आप कुछ करें ना करें, मैं यहां से बैठकर बाकी सारी व्यवस्थाएं ठीक कर लूंगा। और उन्होंने एक प्रयास चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन में करके देख लिया जी। और वहां पर जो इलेक्शन हुआ उसका क्या रिजल्ट सामने आया है, उससे ये इतने एक्सपोज हुए हैं। हालत आप देखिए कि आम आदमी पार्टी के कुलदीप सिंह को वहां मेयर वापस घोषित किया गया। वो वोट्स जो थे इनवैलिड डिक्लेयर किए गए थे, उनको वैलिड डिक्लेयर किया गया। और मुझे हैरत इस बात की होती है कि वो निर्वाचन अधिकारी किसके दबाव में था, या वो दबाव में था या वो इतना
अंधभगत था कि इसमें किसी भी तरीके से। एक शब्द यूज करूंगा सर। जी जी। उस उस प्रिसाइडिंग अफसर अनिल मसीह का मसीहा कौन था? ये शब्द यूज हाँ करूंगा कि उस अनिल मसीह, जो नाम यही था ना, अनिल मसीह, जी जी अनिल जी, अनिल मसीह मसीह। का मसीहा कौन था? मैं ये शब्द यूज करूंगा सर। तो मसीहा ऐसा था ना सर, बात ये है कि वो खुद अपने वो उस मसीहा को खुश करने के चक्कर में मसीह साहब तो अब उम्र भर के लिए अदर पॉपुलर हो गए। अब आप अदरवाइज कोई जानता था, कब किसी ने जानना था वहां इलेक्शन होना था, किसी ने उसको अगर रूटीन में हो जाता तो अनिल मसीह साहब कभी लाइमलाइट में नहीं आते। लेकिन उन्होंने बावजूद उनके सिर के ऊपर कैमरा लगा है, उसकी तरफ भी देख रहे हैं और अपना काम किए जा रहे हैं। मतलब हद है किसी चीज की। ये तो मतलब इसको अंधभक्ति की बोल लें या अपने अपनी अ, पद और गरिमा, पद की गरिमा का जो सत्यानाश उन्होंने किया है, उसकी भी एक हद होती है। कुल मिलाकर आप देखिए कि प्रेशर कितना है। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त उस फॉर्मेट में काम कर रही है कि किसी भी तरीके से सत्ता में वापसी हो जाए। अभी वो राहुल गांधी से खौफजदा रहे, अभी वो ममता के ऊपर आक्रमणकारी बन गए हैं। वहां ममता क्या कर रही हैं, ममता ये कर रही हैं, ममता वो कर रही हैं। कुल मिलाकर और जितना जहर सांप्रदायिकता का ये लोग हमारे समाज में बो चुके हैं, उसको खत्म करना इतना आसान नहीं होगा सर। हाँ, ये मैं बार बार कहता हूं आप ही के इस मंच पर कि ये इलेक्शन इस कदर एग्रेसिव होगा कि आपने अपने भूतकाल में कभी देखा नहीं होगा। लोगों को, जो वर्कर्स को इस तरह से ट्रेन किया जा रहा है, इस तरह से उनमें जहर भरा जा रहा है, पोलिंग बूथ के ऊपर क्या घटनाक्रम सामने देखने को आएंगे आप सोच नहीं सकते, आप उनका आंकलन नहीं कर सकते। अगर ये नहीं हुआ तो देश हो ना हो सिविल वार की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अभी अभी बात करते हैं ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये ईसाई है, ये कुछ भी करते रहें। मैं हैरान हुआ, अभी एक विजिट करके आया हूं गोवा। वहां पर 500 से अधिक मंदिर उखाड़ कर तहस नहस कर दिए गए थे। लेकिन उन मंदिरों के बारे में, उन व्यवस्थाओं को वहां उनको रीएस्टेब्लिश करने के लिए इस सरकार ने कोई काम इसलिए नहीं किया कि वो एक छोटी सी जगह है, गिनती के 2 3 4 एमपी होंगे, तो वहां पर इंप्रेशन जो है वो आपकी अपनी सरकार है, आपको जरूरत नहीं। ये धर्म और वहां की इसकी बातें जो कर रहे हैं, मंदिरों की बातें, ये वही करते हैं जहां इनको पता है कि यहाँ पर इस बात को करने से हमें राजनीतिक लाभ मिलने वाला है। अदरवाइज हालात वहां जहां जहां इनको लगता है कि यहाँ पर कोई दूसरा रिलीजन के होने से हमें कोई मुसीबत नहीं होने वाली है, ये हमारे साथ चल रहे हैं, इनके वोट हमें मिलने वाले हैं, तो वहां पर वो हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, ईसाई, सिख सब सब अ, कर लेते हैं। लेकिन जहां इनको ये लगता है कि यहाँ पर ये कार्ड नहीं चलेगा, वहां पर उस कार्ड को वो चलाते नहीं है। ये प्योर इंजीनियरिंग है, इलेक्शन इंजीनियरिंग, इसके अलावा ये और कुछ नहीं कर रहे हैं। देश का हित इनका एजेंडा है ही नहीं। जी। इन आम जनता, आम पब्लिक का हित इनका है ही नहीं। मैं अभी चर्चाएं करता हूं अपने कहीं मित्रों में या गांव में जाकर कहीं चौपाल पे किसी के साथ या यूं बातें होती हैं, तो वहां मैं देखता हूं कि वो राम मंदिर के आसपास, हिंदू मुस्लिम के आसपास इतने अधिक उलझ गए हैं कि उनको इस बात का कोई फिक्र नहीं है कि इकोनॉमी किस तरफ को जा रही है। जो सिलेंडर 500-700 रुपए का मिल जाना चाहिए था, वो 1200 रुपए का मिल रहा है, वो उस पर कोई चर्चा करने को नहीं। बाजार में, गांव में, गलियों में घूमते हुए लड़के, पढ़े लिखे लड़के, नौजवान जिनको नौकरियां मिल जानी चाहिए थी, उनके बारे में बिल्कुल कोई बात नहीं कर रहा है। जो देश की इकोनॉमी की बात हम कर रहे हैं, तो उनके वो मतलब जीडीपी और ये इन्फ्लेशन की तो बात उनके जहन से उतार ही दी गई है। देश किस तरफ को जा रहा है, किस किस हालात से गुजर रहा है, वो सब चीजें उनसे छीन ली गई हैं। गांव में बुजुर्ग महिलाएं और ये वो सब बेचारियां, उन उन बेचारी महिलाओं को ये पता है कि घर का जो सरमाया, जो मुखिया है या जो अर्निंग मेंबर्स हैं, वो पैसे ला रहे हैं, उनसे उनका दाल दाल फुल्का रोटी चल रही है बढ़िया, तो सब कुछ बढ़िया है।
और राम राज्य है। लेकिन परिस्थितियां इससे बहुत बरअक्स हैं। वो आने वाले चुनावों में आपको देखने को मिलेगी। जी। जी बोले जी। राकेश जी के पास आता हूँ मैं। दूसरे राउंड में थोड़े उत्तर छोटे रखेंगे।